नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं किस तरह से जो मामले हैं वो अब धीरे धीरे कम आने लगे हैं, लेकिन भारत में कोरोना वायरस ने क्या कहर बरपाया है वो हम सब जानते हैं और वो भूल नहीं सकते। जितना तेजी से संक्रमण फैलता है, वायरस खुद में बदलाव भी करता है और जिसे भारत में डबल म्यूटेंट कहा जा रहा था, बाद में WHO ने उसे डेल्टा नाम दिया है। तो यूके का जो वेरिएंट है उसका नाम अल्फा है। अब पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की जो रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया है कि यूके का जो वेरिएंट है उसके मुकाबले भारत का वेरिएंट डेल्टा जो है वो 64% ज्यादा संक्रामक है, ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। ब्रिटेन में अब संक्रमण तेजी से भी फैल रहा है। 90% मामले यूके में अब डेल्टा वेरिएंट के पाए गए हैं और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए भी एक सबक है, एक तरह से कहा जा सकता है कि चेतावनी है कि अब और हमें गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी लापरवाही हमें फिर से उसी स्थिति में पहुंचा सकती है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता है, नेशनल हेल्थ सर्विस यूके से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और डॉक्टर हरीश गुप्ता है, सदस्य हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ भारत सरकार के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। आप दोनों के पास में आऊं उससे पहले एक और हम डेटा यहाँ हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से दोनों डोज जो है वो कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर मायने रखते हैं, क्योंकि ये जो PHE की रिपोर्ट है इसमें एक और बात सामने आई है कि फाइजर और एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है डेल्टा वेरिएंट पर ये कम कारगर है, ये स्टडी में अब तक पाया गया है। पहली डोज के बाद जो अल्फा वेरिएंट है उसके मुकाबले 17% कम कारगर है, यानी कि जो डेल्टा वेरिएंट है अगर वो उसके मरीजों को या अगर वहां पर वैक्सीन लगाई जा रही है तो उसका पहला डोज अगर है तो वो सिर्फ 33% ही कारगर होगा। दोनों डोज की बाद ही क्षमता जो है वैक्सीन की वो ज्यादा असरदार साबित हो रही है। आपको एक टेबल के जरिए यहाँ पर दिखा रहे हैं। जो पहला डोज दिया है उसमें अगर अल्फा वेरिएंट है तो आप देख सकते हैं कि 50% तक जो वैक्सीन की पहली डोज है वो कारगर है। डेल्टा वेरिएंट जब है तो वहां पर पहला डोज अगर दिया गया है तो सिर्फ 33% ही काम कर रही है, और जब दोनों डोज दिए जा रहे हैं तो ये अंतर बहुत कम है, 88% और 80%। यानी जब दोनों डोज मिल रहे हैं तभी जो प्रोटेक्शन है वो आपको 80% से ज्यादा मिल रहा है। तो ये बात हमें जरूर ध्यान रखनी है। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं डॉक्टर वीर, ये जो रिपोर्ट्स हैं ये थोड़ा डराती हैं कि डेल्टा वेरिएंट के मामले अब ब्रिटेन में एक बार फिर से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और हाल फिलहाल में जो पिछला हफ्ता बीता है उसमें केसेस जो हैं उनमें करीब करीब 250% तक का उछाल आया है। क्या कुछ इस वक्त आप देख रहे हैं, वहां पर क्या स्थिति है? जी शुक्रिया आदिति, मुझे शो पे बुलाने के लिए। देखिए ये जो स्टडी आई है फ्राइडे, अभी बस पिछले फ्राइडे ही रिलीज हुई है, तो काफी लेटेस्ट डाटा है ये। और ये जो डाटा है ये ज्यादातर इंग्लैंड के जो पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल्स में जो उनमें वेरिएंट्स देखे गए उसके ऊपर असेंबल किया गया डाटा है, और ये काफी अच्छी उन्होंने चीजें दिखाई हैं। इसमें दो मेन चीजें उन्होंने बताई। एक कि ये जो वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट, जो इंडिया का वेरिएंट है, ये फास्टर स्प्रेडिंग है। काफी स्टडीज ये भी दिखाती है कि 60% तक इसकी जो स्प्रेड है वो फास्टर है। तो इसलिए यूके में जो पिछले एक हफ्ते में केसेस हुए हैं उसमें 43,000 केसेस में से 30,000 सिर्फ डेल्टा वेरिएंट के ही केसेस हुए हैं पिछले एक हफ्ते में। तो काफी फास्ट स्प्रेडिंग है। नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में ज्यादा स्प्रेड कर रहा है, जहां पे सब कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन ज्यादा है। और दूसरी चीज जो इस स्टडी में दिखाई गई वो थी जो वैक्सीन की जो कंपैरिजन आपने बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। बिकॉज देखिए एक डोज वैक्सीन की जो है वो डेल्टा वेरिएंट पे से प्रोटेक्ट नहीं करेगी, आपको सिर्फ 33% प्रोटेक्शन मिलेगी अगर आपने सिर्फ एक डोज लगाई है। और अगर 2 डोजेज लगी हो तो फिर वो प्रोटेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल प्रोटेक्शन जो अल्फा वेरिएंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलती है उसके लेवल तक पहुंच सकती है। तो इसलिए यूके की गवर्नमेंट और काफी सारी यूरोपियन गवर्नमेंट्स डरी नहीं है इस चीज से, क्योंकि काफी लोगों को 2 डोजेज नहीं लगी हैं। और आपको पता है कि ये जो वेरिएंट है ये यंगर लोगों को अफेक्ट करता है। तो जो अंडर 40 लोग हैं, जो अंडर 40 ईयर्स ऑफ एज के लोग हैं यूके में, उनको अभी तक एक ही डोज लगी है वैक्सीन की, और कई लोगों को तो एक डोज भी नहीं लगी है। तो इसलिए ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है कि हमें इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज ये फास्ट स्प्रेड कर रहा है और ये वैक्सीन जो है एक डोज से इतनी इफेक्टिव नहीं है इसके अगेंस्ट। बिल्कुल। डॉक्टर हरीश गुप्ता, हमने डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता को सुना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति हमारे यहाँ पैदा हुई थी। अब मामले कम आ रहे हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि लॉकडाउन में जो है वो लगातार छूट दी जा रही है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को भी बहुत ज्यादा वक्त तक रोका नहीं जा सकता है। लेकिन क्या हम आगे जो आने वाली परिस्थितियां हैं उनके लिए तैयार हैं? क्योंकि थर्ड वेव की बात भी हम जानते हैं कि कही जा रही है। यूके की स्थिति हमारे सामने उदाहरण है एक तरह से हमारे सामने कि वहां पर फिर से जो डेल्टा वेरिएंट है उसके मामले बढ़ने लगे, और अब जो 90% केसेस वहां पर नए आए हैं उनमें डेल्टा वेरिएंट ही पाया गया है। किस तरह की हमारी तैयारियां हैं, और क्या आपको लगता है कि जो लॉकडाउन में छूट दी जा रही है उनको लेकर शायद दोबारा विचार करने की जरूरत है?
देखिए, मैं यही कहूंगा कि डेल्टा वेरिएंट का जो केसेस आ रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट की सबसे बड़ी बात हम ये देख रहे हैं कि इट इज 60% मोर ट्रांसमिसिबल। इससे जल्दी से ये फैलता है। तो इसके लिए हमें अपनी जो सोशल वैक्सीन है, जो मास्क है, अभी मैं आपके सामने बैठा हूं तो अपने अलग कमरे में मास्क के बिना हम चल सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा लॉकडाउन खुल रहा है, पिछली बार भी हमने मिस किया कि बाजारों में भीड़, सोशल गैदरिंग होने लगी। इसको हमें रोकना है। सबसे पहले हमें मास्क के बारे में हमारी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर हमने मास्क पे कंप्रोमाइज किया तो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो दोबारा से एक और थर्ड वेव को जल्दी से ले आएगी। दूसरी बात है, जैसा कि आपने भी अभी बताया कि 2 डोज के बाद जो हमारा प्रोटेक्शन है वो काफी ऑलमोस्ट 80% के करीब है। हमें जल्दी से जल्दी भारतवर्ष के अंदर अभी आज से स्पुतनिक 15 तारीख से अब ये स्पुतनिक वैक्सीन भी अवेलेबल होगी और 21 तारीख से जैसा माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा वैक्सीनेशन 18+ के लिए पूरी इंडिया में बहुत ही तेजी से चलेगा। हमें एक तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग, इसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना है। और दूसरा, हमें ये जो जानना चाह रही हूँ कि वैक्सीनेशन हमारी तैयारी किस तरह की है, क्योंकि लॉकडाउन में छूट तो दी जा रही है। ये बातें जो आप कह रहे हैं ये हम सब कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, सरकारें भी कह रही है, लेकिन जब सड़कों पर हम देखते हैं तो लापरवाही फिर से दिखने लगती है जब लॉकडाउन खुलते हैं तब। मैं आपकी उसी बात को रीइंफोर्स कर रहा हूं। हमने दिल्ली के अंदर भी देखा, एक छोटी सी स्टेट के अंदर जब 29,000 केसेस आने लगे तो उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस रहनी चाहिए मास्क के बारे में। चाहे हम उसके लिए हम पेनल्टी करें, चाहे हम लोगों को एक मूवमेंट की तरह समझाएं। और अगर हमने अभी पिछले 3 दिन के अंदर आपके चैनल पे भी मैंने देखा कि बाजारों के अंदर भीड़ बढ़ रही है। अगर हमने अगले 1 हफ्ते तक और इसी तरह से जरा सी भी ढील दी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसके बारे में बड़े स्ट्रिक्ट एंड फोर्स लॉ होने चाहिए और उसके बारे में एक जन जागरण मूवमेंट भी हमें लोगों के बीच में लानी चाहिए कि नहीं तो ये जो वेरिएंट है ये बहुत घातक हो जाएगा। जानना चाहूंगी कि सरकार की तरफ से जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कई गुना ज्यादा होना चाहिए, वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। हम कैसे ऐसे में हम अचीव कर पाएंगे जो 31 दिसंबर तक सभी वयस्कों को फुल्ली वैक्सीनेट करने का जो टारगेट है उसको कैसे अचीव करेंगे? देखिए, अभी ऐसा ही लगता है कि 18+ के लिए जो हमने वैक्सीनेशन टोटली ओपन कर दी है, और मुझे लगता है कि सरकारों को अब इस बारे में वैक्सीनेशन की जो उपलब्धता है उसके बारे में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन हमें उसको ग्राउंड तक पहुंचाना है। जैसे एक एक वार्ड का हमने बहुत अच्छे से उदाहरण देखा। हमने मुंबई के अंदर एक वार्ड की एक टास्क फोर्स बन गई और उसके बारे में कितने लोग वहां पे बीमार हैं, कितनी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। हमें एक एक घर तक इस वैक्सीनेशन को ले जाना है, जैसे हमने पल्स पोलियो के लिए किया था। आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन को सिर्फ एक मैनेजमेंट इशू रह गया है। वैक्सीन की आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कमी है। हम दिल्ली के अंदर देख रहे हैं वैक्सीनेशन अभी भी सफिशिएंट आ गई है, लेकिन हमें अच्छे से वैक्सीनेशन को घर घर पहुंचाना है और लोगों को मास्क लगवाना है। अगर हम ये सिर्फ 2 काम एनफोर्स कर सके तो डेल्टा वेरिएंट की जो ये एक बहुत बड़ा खतरा है, इससे हम आने वाले दिनों में अपने भारतवर्ष को बचा पाएंगे। और एक सवाल बच्चों के लिए भी है। अभी बच्चों की मूवमेंट हमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रखनी चाहिए। अभी सरकारों की तरफ से भी स्कूल कॉलेज नहीं खुले हैं। थर्ड वेव में जो हमारे अनवैक्सीनेटेड हमारा जो एक तबका है, जो बच्चे हैं, उनको उनके बारे में बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और अगर बच्चों को मजबूरी में घर से बाहर ले जाना चाहिए तो उनके लिए भी मास्क का अनिवार्यता बहुत ज्यादा रहनी चाहिए। 5 साल से सब बच्चों को मास्क जरूर पहनाना चाहिए और उनकी मूवमेंट अगर बहुत जरूरी ना हो तो नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता, डॉक्टर हरीश गुप्ता, वक्त मेरे पास आज इतना ही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपने साझा करी हैं। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी, जैसे डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता ने कहा कि वहां पर दोबारा विचार किया जा रहा है कि क्या लॉकडाउन खोला जाए या नहीं, और हमारे यहाँ लगातार जो छूट है वो दी जा रही है। तो सोचना होगा लोगों को भी कि सावधानियां जो है उन्हें बिल्कुल भी उस मामले में ढील नहीं बरती जा सकती है। एक बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार देखिए NDTV और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। और अब बात गूगल के साथ हमारी खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया की। लोगों में अभी भी वैक्सीन को लेकर डर है, भ्रम है कि कहीं वैक्सीन लगवाने से कुछ हो तो नहीं जाएगा, साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे। खासकर वो लोग जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा डर है, बहुत सारे सवाल हैं।
तो आज हम दिल के मरीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर कर्नल अनिल ढल हैं, प्रोफेसर एंड हेड हैं कार्डियोलॉजी के जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपसे यही मैं जानना चाहूंगी कि दिल के मरीजों को कैसे खुद की देखभाल करनी चाहिए ताकि कोरोना से वो खुद को बचा सकें। देखिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसमें मास्किंग, हैंड वॉशिंग और जितना हमारे पास कॉफ एटिकेट, ब्रीदिंग एटिकेट है, इसको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ऑब्वियसली वैक्सीनेशन एक बहुत ग्रेट एडवांटेज है हमारे मरीजों के लिए। जी डॉक्टर साहब, कई लोगों में डर है कि पहले हार्ट सर्जरी हुई है तब उन्हें वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आपको 2019 में वापस ले जाता हूं, जबकि कोरोना वायरस का ये आपदा शुरू हुई चीन से। तो चीन, इटली, स्पेन, यूके, जहां पे केसेस आए वो ज्यादातर कार्डियक पेशेंट्स थे। तो कार्डियक पेशेंट्स के जो रिस्क होते हैं कोरोना वायरस इन्फेक्शन के, वो बाकी लोगों से कुछ ज्यादा ही होते हैं, कम नहीं होते। तो और जिनका प्रोसीजर हुआ है उनमें सिर्फ एक जो कह सकते हैं कि चिंता हो सकती है कि कई वो लोग ब्लड थिनर्स पे होते हैं। जिस प्रकार से अगर एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट डला होता है तो 2 ब्लड थिनर्स होते हैं, अगर वाल्व रिप्लेस किया होता है तो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं। हमारा जो एक्सपीरियंस है कि अगर हम किसी भी मरीज को ब्लड थिनर्स या एंटीकोगुलेशन या एंटीप्लेटलेट्स चल रहे हैं तो भी वैक्सीनेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा अगर है तो आप जो वैक्सीनेशन अथॉरिटी है उसको बता दें तो ज्यादा पतली नीडल का इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है और थोड़ी देर तक प्रेस करके रखे, रब करने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो विटामिन के एंटागनिस्ट पर पेशेंट्स हैं और जिसका अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन हो रहा है, तो मतलब उन मरीजों जिनका INR 3 से ज्यादा है, उनको हमें शायद एक दिन का रोक लगाना पड़े बिफोर वी एडवोकेट वैक्सीनेशन। तो इसलिए जिनको तो स्टेंट डला है, जो एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल ऐसी दवाइयों पर है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कि ओरल एंटीकोगुलेंट्स, नोवल ओरल एंटीकोगुलेंट्स पर है, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहां पर आ गई विटामिन के एंटागनिस्ट जैसे कि एसिट्रोम, वारफरिन, सिंट्रोम, जिनका INR 2.5-3 तक है, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वैक्सीनेशन की। पर वैक्सीनेशन हृदय रोगियों के लिए बाकी लोगों से ज्यादा आवश्यक है। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि जो लोग पहले से दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है वैक्सीन लगवाने की, क्योंकि वो ज़्यादा वल्नरेबल है इस तरह की बीमारी को पकड़ने के लिए। एक और सवाल डॉक्टर साहब यहाँ पर उठता है कि दिल के जो मरीज हैं उनको अगर कोरोना हो जाए तो पोस्ट कोविड जो दिक्कतें हैं उसमें उन्हें किन बातों का ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है? कौन सी वो चीज़ है उन्हें मॉनिटर किया जाना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कई मरीजों को जैसे कि हार्ट का डिसफंक्शन होता है या हार्ट का फंक्शन कम होता है, उनकी रिकवरी और ज्यादा चैलेंजिंग होती है। तो हम तो सब लोगों को एक ही चीज कहेंगे कि धीरे धीरे चलें, बहुत ज्यादा कसरत करने की आवश्यकता नहीं है कोरोना वायरस के रिकवरी के उपरांत। स्पेशली अगर आप दिल के मरीज हो, डॉक्टर से सलाह लें और धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस करें। बहुत ज्यादा 2-3 महीने तक कसरत करने की आवश्यकता नहीं है। ये 2 सप्ताह की बीमारी नहीं है, ये गलत फहमी है लोगों को कि केवल 2 सप्ताह की बीमारी है। ये हर एक ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट करती है और हर एक ऑर्गन सिस्टम को डैमेज कर सकती है। अगर आपको ब्लड थिनर्स दिए गए हैं, जिस प्रकार से ओरल एंटीकोगुलेशन दी गई है क्योंकि आपका डी डाइमर एलिवेटेड था, या आप जब कोरोना से जूझ रहे थे तो एक पॉसिबिलिटी थी कि आपको क्लॉटिंग हो जाए, तो जितनी देर तक डॉक्टर बताएं उतनी देर तक ये कंटिन्यू करने हैं। इसमें लापरवाही नहीं बरतनी, क्योंकि हमने देखा है कि काफी डिलेड भी इफेक्ट्स हो रहे हैं। जी डॉक्टर अनिल ढल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने यहाँ पर दी हैं। एक तो आपने साफ तौर पर कहा है कि ये बिल्कुल नहीं भूलना है लोगों को कि ये कोई 14 दिन की बीमारी नहीं है, ये लंबा चलती है और कई ऑर्गन्स को हमारे अफेक्ट करती है, उन पर असर डालती है। तो जितनी ज़्यादा सावधानी रखेंगे उतना अच्छा है और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। डॉक्टर अनिल ढल, आप हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।